Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss respiration in frog. So let's move to the classboard. So dear students, chapter 13, gaseous exchange, and the topic respiration in frog. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन इन फिशेस. होपफुली आपको वो बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो गया होगा. सो अब हम मूव कर रहे हैं आके, तो फिशेस से आके एम्फीबियंस पे मूव कर रहे हैं. क्लियर? तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, इनमें ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसा ही सिस्टम मौजूद है. तो फ्रॉग में डियर स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन है, इसमें जो लंग्स मौजूद हैं, इसके अगर आपने मैट्रिक में इसकी डायसेक्शन की होगी सो आपको डेफिनेटली इसका आइडिया है कि इसमें लंग्स होते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके लंग्स इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि वो मुकम्मल तौर पर पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे सकें. इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि इनके दूसरे कुछ और सरफेसेस भी बनाई जिसके ज़रिए गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल है. मीन्स के वहाँ से वो रेस्पायर कर सकते हैं. क्लियर? तो देयर आर थ्री मेन surfaces in frogs through which the respiration can occur. Clear? So, frog, Rana tigrina, the scientific name. Clear? And it is vertebrate. As well as amphibian. Amphibians are the animals which live in both environments, mean aquatic as well as the land. So dear students, in frog, respiration occurs through the skin, buccal cavity, and lungs. So there are three respiratory structures and three respiratory membranes in frogs, means in amphibians, through which the respiration occurs or through which the gaseous exchange occurs. Clear? तो अब इनको हम क्लासिफाई कर लेते हैं. Cutaneous respiration, the respiration that occurs through the skin is called cutaneous respiration. Clear? The second type of respiration is buccopharyngeal respiration. The respiration
that occurs in the or buccal cavity through the membranes. तो इनके मेम्ब्रेन्स स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। ये वाहिद ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं इनके अंदर जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। Those are membranes in buccal cavity is called buccopharyngeal respiration. Clear? And the third type of respiration which occurs in frog is pulmonary respiration. The respiration that occurs in the lungs is called pulmonary respiration. Clear? तो शॉर्ट क्वेश्चन में इनका डिफरेंस आ सकता है। कुटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन में डिफरेंस आमतौर पर यह पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये तीन तरह की रेस्पिरेशन हो रही है और उसकी रीज़न भी आपको बता दी मैंने कि क्यों तीन तरह की रेस्पिरेशन हो रही है। बिकॉज द ओनली द लंग्स दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड और the enough oxygen and to get and to extract the carbon dioxide from the blood. So that is why Allah has provided with these two more structures in order to compete and to fulfill the requirements of the body of amphibians, especially the frog. Clear? Now respiration. अगर हम बात करें the lungs, आपने dissection अगर की है metric में तो आपने देखा होगा if we talk about the lungs, of frog, they act like balloon. They act like a balloon. बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसकी रीजन आपने बैलून देखा डियर स्टूडेंट्स, तो जब आप उसमें आपने उसको इन्फ्लेट करना है तो आप फोर्सफुल इसमें एयर को हाई प्रेशर से एंटर करते हैं तो उससे क्या होता है बैलून इट बिकम्स इन्फ्लेटेड। तो हवा जब इसमें भरी जाएगी मीन्स के इसको एक्सपैंड करवाने के लिए आपको प्रेशर के साथ एयर देनी पड़ेगी। क्लियर? और जब आप इस एंड को टाई कर दो तो एयर अंदर ही रहेगी और ये बैलून इन्फ्लेट रहेगा। इसी तरह से जो फ्रॉग के जो लंग्स हैं उनके अंदर भी यही सेम मैकेनिज्म है कि इनके लंग्स को इन्फ्लेट करवाने के लिए एयर को ज़बरदस्ती फोर्सफुली इसके अंदर एंटर करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये वाला एंड ओपन हो जाए तो क्या होता है, आप बैलून के एंड को अगर ओपन कर दें तो क्या होगा, सो ऑल द एयर विल मूव आउट, इट विल रश आउट। तो उससे क्या होगा, ये डिफ्लेट हो जाएगा। सेम यही मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने रखा इनके फ्रॉग के अंदर, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है इन द लंग्स ऑफ द फ्रॉग दे एक्ट लाइक अ बैलून। ये उसी प्रोसीजर के ऊपर काम करते हैं। इफ वी लुक एट द लंग्स ऑफ द फ्रॉग, ये कुछ इस तरह से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इनके अंदर फिर अल्लाह ताला ने इनका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए छोटे छोटे डक्ट्स बना दी, यानी इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। अब इनके अंदर एल्वेलाई नहीं है तो फिर इनके अंदर इसके फोल्ड कर दिया इसकी एपिथेलियम को, ताकि ये
ये छोटी छोटी डक्ट्स की शक्ल में फोल्ड हो जाएंगे, तो ये छोटी छोटी डक्ट्स बन जाएंगी, ठीक है। दीज आर द डक्ट्स एंड दिस इज द लंग ऑफ फ्रॉग, ये उसके अंदर डक्ट्स हैं। सो ये डक्ट्स क्या करती हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये डक्ट्स मौजूद होंगी, इनके अंदर में ऐसे फोल्ड हुआ है, ये अंदर से ऐसे फोल्ड हुई हुई हैं। ये ऐसे ही जैसे कि एक बड़ा सा कमरा है, आप इसको मज़ीद यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसके 2 हिस्से कर दें तो 2 कमरे बन जाएंगे। तो एक कमरा 2 कमरे में तब्दील हो सकता है, ये 3 में हो सकता है। आपको याद है वो आपने ग्रेड 9 में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वाला टॉपिक पढ़ा था, ये एग्जैक्टली वही है। तो जब छोटे छोटे इस तरह से ये इसके अंदर डक्ट्स होंगी तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि आपने विलाई में पढ़ा था, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई है वो इसके सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। सो इट्स इसी तरह से जहाँ पर जो अंदर की तरफ जो फोल्डिंग्स हैं इनको डक्ट्स कहते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। और याद रखिएगा दे आर रिचली सप्लाइड विद capillaries. The lungs are richly supplied by capillaries. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की, तो उसमें चौथा पॉइंट यही था, द एपिथेलियम, द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम शुड बी supplied with, that should be rich with द कैपिलरी नेटवर्क। क्योंकि गैशियस एक्सचेंज कहाँ पर होना है, वो सिर्फ कैपिलरी नेटवर्क के ऊपर ही होना है। चैप्टर नंबर 14 में डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको। तो जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी 3 तरह की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ना आर्टरीज में गैशियस एक्सचेंज होता है, ना वेन्स के अंदर, ना वेन्यूल्स के अंदर, ना आर्टेरियोल्स के अंदर। सो एट विच लेवल गैशियस एक्सचेंज एंड नॉट ओनली द गैशियस एक्सचेंज, rather the exchange of everything occurs, that is the at the capillary level. Clear? ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक आमतौर पर होती हैं, और यहीं पर ही एक्सचेंज होना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर भी प्रॉपरली एक मैकेनिज्म है, इनके अंदर भी इनहेलेशन होगी, एक्सहेलेशन होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग in frog. So mechanics means the mechanism of breathing. Clear? तो बाकायदा तौर पर the first phase is inhalation. तो first phase is inhalation. तो inhalation में क्या क्या होने वाला dear students, आगे डायग्राम में भी समझाता हूँ, पहले इसका टेक्स्ट को देख लें, इसमें क्या क्या हमने इसको शामिल करना है। सो इनहेलेशन वैसे कहते हैं किसको है, द टेकिंग एयर इनसाइड द लंग्स इज कॉल्ड inhalation, or it is also called as inspiration. इसको inspiration भी कहते हैं। Clear? So इसमें किस तरह से होगा, steps, inhalation steps. So first of all, the nostrils, और वो भी कौन से, external, इसके external nostrils opened and the mouth is closed. Mouth close होगा सबसे पहले, nostrils open, इसके mouth close होगा. The air will enter. The air will enter inside the buccal cavity. So that's the first step. Secondarily क्या होगा dear students यहाँ पर, after that the buccal cavity is lowered. The buccal cavity
और बकल चैम्बर फ्लोर इज लोअर्ड, वो नीचे की तरफ हो जाएगा। आपने कभी देखा फ्रॉक को बाजू का यहाँ पर, इनके बिल्कुल यहाँ पर नीचे वो एक बड़ा सा वो गुब्बारे की तरह का थैला सा वो नीचे को ऐसे होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली उसका बकल चैम्बर होता है जो ऐसे नीचे की तरफ हो रहा होता है, लोअर हो रहा होता है, ठीक है, इज लोअर्ड। एंड देन द नॉस्ट्रिल्स आर क्लोज्ड, वो नीचे को होंगे, नॉस्ट्रल ऊपर से क्लोज हो जाएंगे, मुंह भी बंद है और ऊपर से ये नॉस्ट्रल्स भी इसके क्लोज्ड है। अब बकल फ्लोर नीचे हो चुका है, एयर अंदर आ चुकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, द बकल मेम्ब्रेन और द बकल कैविटी मूव्स, यानी इसका जो फ्लोर है इट मूव्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा, नीचे था ऐसे ऊपर को मूव करेगा। अब ना इधर नोस्ट्रल से जगह है निकलने की हवा को, ना इधर से मुंह के जरिए हवा को निकलने का रास्ता है। उसके पीछे क्या मौजूद है, लंग्स, द एयर is pushed inside lungs. So this is called as inhalation. So this is called inhalation. Clear? और डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सहेलेशन है वो इसके रिवर्स में होगी। तो पहले डायग्राम से मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, ताकि मजीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। So dear students, as you can see, so this is the external nostril. इस वक्त ये ओपन है, इट इज ओपन, और दिस इज माउथ which is closed. So what will happen? The air will rush in. तो एयर अंदर की तरफ आएगी। दिस इज द बकल चैम्बर, ये इसकी जुबान, दैट इज टंग, और ये इसका फ्लोर है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, and this is the lung. Yeah. So air will enter. ये कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, in the buccal chamber. तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यार देखिएगा, मैं इसको इस डॉटेड से मार्क करूंगा। तो अब ये जो सा फ्लोर है ये ऐसे नीचे को मूव करेगा। द बकल जो चैम्बर है, दिस वन, इट इज लोअर्ड। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, द बकल चैम्बर फ्लोर इज लोअर्ड। लोअर्ड का मतलब ऐसे नीचे को हो गया, ये देख सकते हैं नीचे को। जब ये नीचे को होगा तो हवा अंदर को आएगी, और एट द सेम टाइम अब क्या होगा कि यहां से नॉस्ट्रल्स क्लोज हो जाएंगे। द नॉस्ट्रल्स दे बिकम क्लोज। अब नॉस्ट्रल्स यहां से क्लोज, माउथ भी क्लोज, तो अब ये क्या होगा, ये रिवर्स फैशन में अब ये ऊपर को मूव करेगा।
तो बक्कल फ्लोर ऊपर को जैसे मूव करेगा, अब ये वाला रास्ता भी बंद, ये वाला रास्ता भी बंद, तो पीछे सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, वो लंग्स. सो द एयर इज पुश्ड इनटू द लंग्स. और जैसे इसमें पुश हुए तो क्या होगा, द लंग्स दे विल बिकम इन्फ्लेटेड. ये इन्फ्लेट हो चुके हैं, एज यू कैन सी. ये डॉटेड जो है ये, दैट इज इन्फ्लेटेड लंग. और ये जो था दैट इज डिफ्लेटेड लंग. क्लियर. और इसी के रिवर्स फैशन में क्या होना है, अब इसी को, इन्हीं स्टेप्स को अब रिवर्स कर लें. ठीक है. सो रिवर्स में क्या होना है कि पहले देखिएगा, यहाँ पर ये बकल चैम्बर जो है वो दोबारा से ऐसे नीचे को होगा. ये इस वक्त क्लोज्ड है. ठीक है. ऐसे नीचे को होगा तो एयर जो है ऐसे बाहर को आएगी इनटू द बकल चैम्बर, क्योंकि बाहर प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम बना ना, तो अंदर चूंकि लंग्स में था तो एयर बाहर को निकलेगी. सो बाहर को निकलेगी, चैम्बर में आएगी. उस वक्त ये जो उनसे नॉस्ट्रल्स हैं ये ओपन होंगे. यहाँ लंग्स के ऊपर एक वॉल्व होगा, वो क्लोज हो जाएगा. अब जैसे ही ओपन हुए, तो मैंने बताया था बैलून, तो उसको जैसे ही हवा को रास्ता मिलेगा तो ये वहाँ से निकल कर एस्केप हो जाएगी. सो दैट इज इट्स एक्सहेलेशन. सो ये डायग्राम से समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स. सो इन केस ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, टेकिंग और रिमूविंग एयर आउटसाइड द लंग्स. लंग्स से बाहर निकालना, इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. एक्स मीन्स आउट, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन. ठीक है. तो ये किस तरह से होगा, द एक्सपायरेशन occurs in reverse order of inhalation. So how? So we are moving back. So यहाँ से दोबारा से वही जो काम शुरू होगा. The buccal floor is lowered. ये नीचे को हुआ, सो लंग्स में से एयर बाहर आ जाएगी. द एयर इज फोर्स्ड आउट इन बक्कल कैविटी. क्लियर. लेकिन इसी दौरान अभी तक नॉस्ट्रल्स जो है वो क्लोज्ड है. इन द नेक्स्ट स्टेप, the nostrils open and buccal floor is raised, forcing the air out of the lungs and finally from nostrils. nostrils से भी वो रिमूव करती जाएगी. सो इसको दोबारा एक दफ़ा समझ लें, इसका सीक्वेंस को. इनहेलेशन कैसे होगी, नॉस्ट्रल्स ओपन, एयर एंटर हुई, और एयर एंटर कैसे होगी, नॉस्ट्रल्स ओपन है तो बक्कल फ्लोर नीचे को होगा, तो एयर को अंदर की तरफ खींचेगा. जैसे एयर अंदर एंटर हो चुकी होगी बकल कैविटी में, नॉस्ट्रल्स आर क्लोज्ड, माउथ इज क्लोज्ड. नाउ द बकल फ्लोर इज रेज्ड. जब चूंकि ये दोनों ओपनिंग्स बंद हो चुकी हैं, तो अब एक ही रास्ता बचा है, वो है लंग्स. तो लंग्स के अंदर एयर को पुश कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स क्या होंगे, दे बिकम इन्फ्लेट. क्लियर. और इसी के रिवर्स ऑर्डर में अब बकल फ्लोर दोबारा से नीचे को आएगा और एयर वापस चली जाएगी किसमें, बकल कैविटी में,
और नॉस्ट्रल्स ओपन होंगे, बकल फ्लोर दोबारा से रेस्ट होगा और एयर जो है वो पुश कर दी जाएगी आउटसाइड द बॉडी. सो दिस इज द एक्सहेलेशन इन फ्रॉग. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन बर्ड्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.